बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रेड जोन में खुशामदीद। मैं हूँ फरीद काकड़। नाज़रीन, आज प्रोग्राम बाकायदा तौर पर शुरू करने से कबल तीन चार सवालात अपोजिशन से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से भी। पहले हुकूमत से पूछते हैं। इमरान खान साहब ने वादा किया था कि वो गरीब की ज़िंदगी आसान करेंगे, तो क्या गरीब की ज़िंदगी आसान हो गई है? इसके अलावा इमरान खान साहब का वादा था कि पाकिस्तान में जो मईशत है पाकिस्तान की वो बेहतरीन जो है वो लेवल पे लेके आ जाएंगे। क्या पाकिस्तान में अब मईशत जो है वो बेहतरीन लेवल पे है या नहीं? इसके अलावा इमरान खान साहब से सवाल था कि जो कीमतें हैं, जो अशिया हैं, जो महंगाई है वो कम करेंगे, क्योंकि महंगाई होती है तो टैक्स आता है, टैक्स जाता है तो वो हुक्मरान के घर, हुक्मरान की जेब में जाता है। तो क्या आज टैक्सेस ज्यादा हैं? इमरान खान साहब का वो वादा जो उन्होंने इलेक्शन से कबल किया था वो उनको याद है? और क्या इमरान खान साहब की जो तकारीर जो उन्होंने इलेक्शन से कबल की थी वो आज उनको याद है या नहीं? ये तो वो सवालात है जो हम हुकूमत से पूछेंगे। तो अपोजिशन से क्या सवालात बनते हैं? अपोजिशन इस वक्त, जब से 2018 के इलेक्शंस हुए हैं, तब से अपोजिशन जो है वो इलेक्शंस को नहीं मान रही है, वो इलेक्शंस को रिग्ड करार दे रही है। अगर इलेक्शन रिग्ड हैं तो फिर अपोजिशन इस्तीफा क्यों नहीं देती? अगर इलेक्शन रिग्ड हैं तो फिर अपोजिशन ने क्यों सदारती हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे डिप्टी स्पीकर हो या चाहे चेयरमैन सेनेट, उन तमाम इंतखाबात में क्यों हिस्सा लिया? अगर इलेक्शन रिग्ड हैं तो वो क्यों वो फॉर्म यूज नहीं कर रहे जो कि आइन ने, कानून ने उनको फराहम किया, जैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल, जैसे सुप्रीम कोर्ट, जैसे पाकिस्तान की अदालतें, वो वहां क्यों नहीं जा रही? इसके बाद मेरा सवाल यह है कि एक तहरीक शुरू की है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। कल तक एक दूसरे को गालियां देने वाले, कल तक एक दूसरे को बुरा भला करने वाले, कल तक एक दूसरे को चोर डाकू लुटेरा कहने वाले, आज एक साथ मिलकर पाकिस्तान के अवाम को क्या इंसाफ दिलाएंगे? अगर इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के जाने से निज़ाम ठीक हो सकता है, तो फिर जब इमरान खान साहब नहीं थे तब क्यों इश्यूज थे? तो ये वो इश्यूज है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन दोनों से पूछे जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल यह है कि 16 अक्टूबर यानी कि कल नहीं परसों पीडीएम का पहले जलसा है गुजरांवाला में। कोरोना है, मसाइल हैं और अब तो थ्रेट अलर्ट्स भी जारी हो गई है। तो फिर क्या एक ऐसे दौर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्या मुल्क के साथ वफादारी है, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से क्या मुल्क को फायदा पहुंचेगा? क्या आम आवाम के मसाइल हल होंगे? अपोजिशन का जो धरना है, जलसा है या एहतजाज है, क्या उससे रोटी सस्ती होगी या आटा सस्ता होगा या दाल चीनी चावल ये सस्ता होगा? अगर नहीं होगा तो फिर ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? ये जो सियासत का घोरक धंधा है, इसके पेचताब जो है हम देखेंगे आज। इसको देखेंगे कि ये इश्यूज क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से भी सवाल पूछेंगे और तजिया भी करेंगे कि असल में मसाइल हैं क्या। इमरान खान साहब जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, अपोजिशन भी फ्रंट फुट पे खेल रही है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं दिसंबर से पहले जो है वो हुकूमत चली जाएगी, तो हुकूमत कैसे जाएगी? इन इशूज़ पे बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए मौजूद हैं अब्दुल समद याकूब साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। समद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू रेड जोन। समद भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है जी। समद भाई को आवाज अब आ रही है? समद भाई, आवाज मेरी वही वही वैसे ही है। चले आवाज बढ़ाते हैं। समद भाई, सवाल ये है कि जल्द से धरने सियासत पे जाने से कबल मैं दो तीन सवालात जो कि आपके दावों से मुतल्लिक है, जो कि आपके जो इलेक्शन कैंपेन है उससे मुतल्लिक है। आपका वादा था कि महंगाई कम करेंगे, आपका वादा था कि आम आदमी की जिंदगी आसान होगी। तो क्या आम आदमी की जिंदगी 2.5 साल या 2 साल के गुजरने के बाद, आपकी हुकूमत है और 2 साल हो चुके हैं, तो क्या अब आम आदमी की जिंदगी आसान हो गई है? देखिए, हुकूमत तो जब से आई है तब से ही आम आदमी को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी हुकूमत हो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका प्राइस बढ़े। यही भुट्टो साहब को इशू हुआ जबकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया इसको, और उसके बाद बाग में एक बड़ा तारीखी जलसा किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे अगर ये मेरे बस में होता है ना, अपनी उन्होंने अचीवमेंट्स गिनवाने के बाद वो भी महंगाई के हाथों जो थे वो मजबूर हो गए। और ये हुकूमत भी इसी तरीके से मजबूर नजर आती है कि प्राइस हाइक जो है उसको हम अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उसकी वजूहत कई हो सकती हैं, कई मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। उस पर बहस हो सकती है कि वो क्या कार्टेल्स हैं, क्या वो माफिया है, क्या वो किस वजह से हो रहा है, वो एक अलग इशू है। तो देखें अभी जो इन्होंने वो की है
कुछ जो टाइगर फोर्स भी बनाई है, जो उनको वॉलंटियर्स के तौर पे जिले इंतजामिया उनको असिस्ट किया, उनको कोऑर्डिनेशन के तौर पे आइडेंटिफाई किया। समद भाई, being a तो student of politics, being a political leader, being a political worker, आप क्या समझते हैं महंगाई क्यों हो रही है? बुनियादी वजह क्या है? क्या इमरान खान साहब की हुकूमत या आपकी हुकूमत इस चीज को समझने से कासिर है कि महंगाई की वजूहात क्या है? क्या आपकी हुकूमत समझ चुकी है कि जो महंगाई हो रही है उसकी बुनियादी वजह क्या है? महंगाई जब भी होती है, महंगाई जब भी होती है, जब भी ये इस तरह की इन्फ्लेशन होती है, उसमें ये फैक्टर्स देखे जाते हैं कि आया कुछ सप्लाई का इशू है। कुछ महंगाई के जो फैक्टर्स होते हैं वो जेन्युइन होते हैं कि बाज़ औक़ात वो प्रोडक्शन जैसे गंदम है, लेकिन गंदम के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि गंदम की प्रोडक्शन अगर एक कंजम्पशन का जो रिकॉर्ड कंजम्पशन थी, जो टारगेट्स थे या जो उन्होंने गोल सेट किया, तो उससे कम अगर कम हुई भी, अगर ये 5 लाख का शॉर्ट फॉल कह रहे हैं, तो इन्होंने कुछ शिपमेंट्स पहुंच गई, कुछ आई। वही बात यह कि ये अल्टीमेटली ये मैं आपको तो शायद बात समझा लूँ या हम ये बात आइडेंटिफाई कर लें कि जी इसकी असल वजह क्या थी, लेकिन अवाम का इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि वो महंगाई की असल वजह क्या थी। क्योंकि एग्रीकल्चर मुल्क में जहाँ पे आप ज़्यादातर दारोमदारी काश्तकारी पे हो, वहाँ पे अगर हम किसी को ये कन्विंस करने की कोशिश करें तो ये क्या बयान हो सकते हैं, सियासी बयाने को, इस नैरेटिव को अवाम खरीदने के लिए तैयार नहीं है, ना उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। एक आम आदमी को यही चाहिए कि उसको रिलीफ किस तरह से मिलेगा, या उसको उसी पुराने मतलब थोड़ा बहुत अगर कोई लचक होती है प्राइस फ्लक्चुएशन में, लेकिन जहाँ इतनी ज़्यादा जंप कर जाए, हाइक कर जाए प्राइस, तो डेफिनेटली वो मेरा कंसर्न भी है। मैं भी इससे अफेक्ट हो रहा हूँ, आप भी अफेक्ट हो रहे हैं, और एक आम आदमी की तरह हर शख्स जो है वो अफेक्ट हो रहा है उससे। तो भी तो जो भी है, पहली प्रायोरिटी तो यही है कि जिस तरीके से भी वो दिया जाए। क्योंकि देखें, तो अगर आप गन्नों की आम चीज की बात करेंगे तो फिर मिनिस्टर ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी पे बात जाएगी, उन्हीं पर डेफिनेटली जब शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि जी हमें बताया जाए, और वो भी इस बरहमी का इजहार करते हैं कि जी हमें बताया जाए, तो एक अवामी लीडर या एक फेडरल मिनिस्टर को भी तो अवाम को फेस करना होता है ना। तो ये जेन्युइन कंसर्न है, प्राइम मिनिस्टर से लेके हर आदमी का ये कंसर्न है, और अगर हुकूमत इसमें नाकाम रहती है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो नेचुरल हो जाते हैं। समझ भाई, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो आप एक जेन्युइन बात कर रहे हैं कि मसाइल हैं और आपकी हुकूमत को ख़तरा ही इन इशूज़ से है जिन इशूज़ का आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, आपकी पार्टी का एक नैरेटिव है कि इमरान खान साहब ईमानदार हैं। बिलाशुबा हमें भी शक नहीं है इमरान खान साहब की ईमानदारी पे, लेकिन सवाल ये है कि अगर आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दाल महंगा है और बाकी जो अशिया खुर्दनोश है, चाहे एडेबल हो चाहे नॉन एडेबल हो, वो तमाम अशिया महंगी हो, तो फिर वो जो ईमानदारी है उसका फ़ायदा आवाम तक नहीं जाएगा। तो इमरान खान साहब एक्शन तो लेते हैं, क्या उस एक्शन पर अमल दरामद भी होता है? क्योंकि अमल दरामद तो नज़र होता हुआ नहीं आ रहा। जब से आपकी हुकूमत आई है, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, कोई आसानी पैदा नहीं की जा रही। देखिए, रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली जब एक ईमानदार आदमी आएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फौरी तौर पे तो होंगे कि अगर एक ईमानदार आदमी माफिया से लड़ने की कोशिश कर रहा है तो वक्ती तौर पे अगर कहीं डोमिनेंट हो जाते हैं ये माफियाज, तो ये हमेशा के लिए नहीं है, ये वक्ती तौर पे तो हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला कुछ ऐसे मैकेनिज्म प्राइस कंट्रोल के और सप्लाईज को इस तरह से इंश्योर करके जाया जाएगा कि नेक्स्ट टाइम जो है ना वो इस तरह की सिचुएशन मुल्क को फेस ना करनी पड़ेगी। अगर तखमीने इस तरह से लगाए जाएं और ईसीसी को बर वक्त परमिशन वो दी जाए और स्मगलिंग को कंट्रोल किया जाए कि अगर जब यहाँ पे प्राइस महंगी होती है तो उसकी बुनियादी वजह यह भी होती है कि आटा जो है ना वो हमेशा रिवायती तौर पर स्मगल हो जाता है, और एक वक्त में जब ये इस तरह की स्मगलिंग की तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ही हाई लेवल के 2 FBR के कस्टम्स के काम जो थे उनको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। तो इसी मैकेनिज्म को ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा कि जिसके नजदीक आने वाले वक्त में इस तरह की एटलीस्ट जो जरिए अजनास हैं उनकी प्राइस में वो ना बढ़ावा है। अच्छा समझ में, मैकेनिज्म कब तैयार किया जाएगा? इमरान खान साहब को जो तमाम पाकिस्तानी जानते हैं, जब कोई फील्डर कैच मिस कर देता या कोई मिस फील्ड कर देता तो इमरान खान साहब उनकी पोजीशन चेंज करवा देते। काबीना में भी यही हुआ, जब स्टार्ट में कारकर्दगी का इशू आया तो इमरान खान साहब ने फ्लिप कर दिए उनकी मिनिस्ट्रीज, लेकिन अब मुसलसल नाअहली, मुसलसल मुश्किलात, मुसलसल गलत फैसले, इमरान खान साहब भी कोई तब्दीली लाते हुए और तब्दीली करते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है कि अगर कोई तब्दीली की जाएगी तो शायद अंदर से ही कोई रेजिस्टेंस आ जाएगी? नहीं, वजीर को तब्दील करने से मामला
तो शायद ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि जब मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हों कि कार्टल से लेके और सप्लाई तक या उसको जखीरा अंदोजी तक, तो ये कहा जा सकता है कि वजीर या वो तो उसको तब्दील करने से कुछ होगा। वो एक आप प्रिकॉशनरी मेजर तो ले सकते हैं या उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप सवाल उठा के उनको दूसरा पोर्टफोलियो दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बात यह कि इदारे इतने मजबूत हो जाने चाहिए कि शख्सियात के आने जाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो इवन इतने मजबूत और इंडिपेंडेंट होने चाहिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी चले जाते हैं और गवर्नमेंट भी चली जाती है तो आने वाले लोग, आने वालों के लिए भी वो इदारा जो है ना वो एक इस तरह से किरदार अदा करे कि इस तरह की जो चीजें वो हमेशा खत्म हो जाए। लेकिन महंगाई एक इतना अवामी मसला है कि उसको किसी तरीके से भी किसी एंगल से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इल्ला के आपके मुल्क में कोई बहुत बड़ी कुदरती आफत आ जाए, कोई खुदा ना खास्ता कोई जल्जले आ जाएं या कोई इस तरह की कुदरती आफात आ जाए तो तब चलें, या कोई बारिशें बहुत ज्यादा हो जाए, फसलें तबाह हो जाए, तो तब तो किसी सूरत में जस्टिफाई हो सकती है कि जी इस साल या इस सीजन में ये मसला होगा। अगर वो माफियाज या किसी और फैक्टर्स की वजह से होते हैं तो उसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, उसको तो समझ में माफिया कौन है? क्योंकि हमने देखा कि शुगर चीनी कमीशन आपके सामने है, उसमें माफिया तो आपकी जो कैबिनेट है उसके अंदर अभी मौजूद है, तो माफिया आप किसे करार देते हैं? क्या आप समझते हैं कि अभी अपोजिशन की वजह से महंगाई हो रही है? जो पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होता है, जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर असरअंदाज होता है, जो प्राइस के साथ खेलता है, यानी चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज की बात हो जो प्राइस को गिराने के ऊपर जिनको जो प्राइस को कंट्रोल करते हैं। अब अगर एक आप मंडी में चले जाएं, अगर वो एक छोटा सा जो बंदा बैठा है वो माफिया का हिस्सा तो नहीं हो सकता कि जिसको एक चीज मिली महंगी रही है उससे तो अपना एक मार्जिन रख के तो उसको बेच देना आगे। अब हम उसको तो नहीं कोल सकते। हर वो शख्स जो हुकूमत सियासी लेवल से लेके ब्यूरोक्रेसी तक या किसी ट्रेड यूनियन तक या जिस तक जो इतनी कैपेसिटी रखता है, जिसकी इतनी कैपेसिटी है कि जी वो जखीरा नहीं कर सके, तो अभी एक आम इंसान तो जखीरा अंदोजी नहीं कर सकता, तो हम माफिया उन्हीं को ही कहते हैं। वो सियासी हल्कों में भी मौजूद है, वो हुकूमती हल्कों में भी मौजूद है। क्योंकि अगर आप शुगर की बात कर लें तो शुगर के जो, मैं उनको डायरेक्टली तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आप जहांगीर तरीन की बात करें तो 22% शेयर उनका था, खुशरो बख्तियार का 12% है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 45-50, बल्कि शुगर मिल का तो शायद 90% लोग ऐसे हैं जिसको हैं ही सारे पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो। ठीक, अच्छा जरा सियासत की बात कर लेते हैं। गुजरांवाला में जलसा होने जा रहा है, वो अपोजिशन का कहना यह है कि 31 दिसंबर से कबल इमरान खान साहब इस्तीफा दे देंगे। क्या कोई ऐसी सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है आपको? लेकिन जब से मैंने होश संभाला और जब से हमें कोई सियासी शऊर आया, हम तो तब से यही देखते आए हैं कि हर वजीर आजम के बारे में डेडलाइन दी जाती हैं कि वो इस्तीफा दे रहा है, इस्तीफा दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे की बात तो इस तरह से की जाती है कि जैसे कोई छोटी से छोटी पार्टी भी और जिसकी पार्लियामेंट में सीट भी ना हो वो भी ये बात करता है कि हम हुकूमत गिरा देंगे। तो हुकूमत गिराने का सियासी लीडर्स को हक जरूर होता है, अगर वो आईनी तरीके से जो उसको तब्दील किया जाता है, जो उसके आइन में उसके मुकर्रर किए, अगर वो उस तरीके से तब्दील कर दें तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो इस तरह से कहेंगे जलसों के नतीजे में, तो आज तक तो कोई जलसों के नतीजे में 126 दिनों के धरने से प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया कि हम अपने जायज मुतालबात के साथ इतने इन्फ्लुएंशियल धरनों के साथ अगर नहीं ले सके तो इनके पास तो इतनी सीट पावर भी नहीं है। और इनकी आजकल तो हालत ये है कि ये किसी शादी घर में ही जलसा कर लें तो शायद वो भी बनने के काबिल हो जाए। ठीक है, अच्छा समझ भाई, मौलाना साहब ने आज कहा है कि हम लोहे के चने साबित होंगे, ऐसे ही बयान साद रफीक साहब ने भी दिया था। तो क्या मौलाना साहब वाकई लोहे के चने साबित हो जाएंगे आपकी हुकूमत के लिए? देखिए मौलाना साहब का क्या है, मौलाना साहब आज जिस नैरेटिव को वो लेके आज चलना चाह रहे हैं, आपको याद होगा कि जब भुट्टो साहब की हुकूमत गई थी तो KPK में शायद सूजी खत्म हो गई थी कि उन्होंने इतने हमले तकसीम किए। जब मीर साहब की गवर्नमेंट 12 अक्टूबर को गई तो मिठाइयाँ, मैं तो उस बात का गवाह हूँ, दुकान से मिठाइयाँ खत्म हो गई थी। तो ये तो वो लोग हैं कि जो खुद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिरा के भी
मिठाइयाँ बांटने वाले हैं, तो ये इनका तो जिस हुकूमत का ये हिस्सा ना हो वो हुकूमत इन्हें काबिल कबूल है। या तो ये उस तरह की ठीक। अपोजिशन जिस तरह ये 2002 से 2008 शौकत अजीज के दौर में ये अपोजिशन लीडर थे, तो ये दरूनी दौरे किया करते थे तो प्राइम मिनिस्टर के जहाज से किया करते थे। या तो इनको ये तो है कि अब इनको कोई उस तरह की फैसिलिटीज फैसिलिटेट किया जाएगा, तो कतन ऐसा नहीं है, तो जिस वजह से उनको तकलीफ तो होगी। ठीक है समझ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपने मसरूफियात से वक्त निकाला। हमें ज्वाइन किया है शफीक अहमद खान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे, दो तीन सवालात पूछेंगे जो कोई इंतहाई अहम है। पाकिस्तान में कोई पहली मरतबा ऐसे नहीं हुआ 90 से बल्कि 80 से जो है ये धरना सियासत, जलसे की सियासत, एक दूसरे को बुरा भला कहने की सियासत मौजूद है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आम आदमी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या अवामी जलसों से आम आदमी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी? अपोजिशन का नैरेटिव क्या है? क्या अपोजिशन के पास कोई स्ट्रॉन्ग स्टांस है कि वो गवर्नमेंट को गिराए? और तारीख का भी जायज़ा लेंगे और तारीख को देखते हुए हाल का भी जायज़ा लेंगे कि सूरत हाल क्या है, और फिर मुस्तकबिल के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि क्या सूरत हाल है। शफीक अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। शफीक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू रेड जोन। थैंक यू वेरी मच फरीदुल्लाह। शफीक साहब, लेट्स स्टार्ट विद हिस्ट्री। ये कोई पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, धरना सियासत, जलसा सियासत, ये इसकी तारीख बड़ी पुरानी है। जब भी कोई वजीर आजम आते हैं तो अपोजिशन वाले अगले सफ़ों में आके कहते हैं कि धांधली हुई है, धांधली ज़दा इलेक्शन है, जाना होगा, ये करप्ट बंदा है, ये फलां है, ये वो है। ये तो हमें सुनने में नज़र आया है। जब दो पार्टीज थी, जब बेनज़ीर साहिबा हुकूमत में होती थी तो वो नवाज शरीफ साहब उनको बुरा भला कहते थे, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती थी तो फिर बेनज़ीर साहिबा उनको बुरा भला कहती थी। तो आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली नहीं, मुश्किलात ही मुश्किलात आई हैं मुसलसल। तो ये जो अब धरना, जलसा और एहतजाज की सियासत है, इसके आम आदमी की जिंदगी पर क्या असरात है? इसके आम आदमी की जिंदगी पे कोई भी असरात नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो मफादात की जंग लड़ रहे हैं। आम आदमी को क्या देखें, इनकी डिबेट होती है कि नैब जो है, नैब हमारे मसले खराब कर रहा है, नैब हमें पकड़ धकड़ कर रहा है। मुझे आप बताएं फरीदुल्लाह साहब, नैब ने कितने % पॉपुलेशन को पकड़ा है? 220 मिलियन की पॉपुलेशन है। जी जी। सिर्फ एक लोगों को पकड़ा है जो पॉलिटिकल एलीट हैं। ऐसे ही है। आम आदमी का आम जुडिशरी है, आम इंसाफ है। जब आम इंसाफ की बात आती है तो इसका मतलब है कि आपने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने हैं, उस पर कोई सियासी बात आती नहीं है। इसी तरह जो जो मसले मसाइल की ये बात कर रहे, धांधली हुई है धांधली नहीं हुई, मुझे आपको आवाम को क्या फर्क पड़ता है? हमारा मसला जो है वो तो मईशत है। मईशत स्टेबल ना पहले थी ना अब है। या तो ये थे ना कि नवाज शरीफ साहब के दौर में एक्सपोर्ट बहुत बड़ी हो, आपकी मईशत बेइंतहा अच्छी हुई हो। आपने भी बिजली महंगी की, ये भी कर रहे हैं। आपने पेट्रोल महंगा किया, ये भी कर रहे हैं। आम आदमी को इन दोनों या पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत से में कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, क्योंकि कोई भी हुकूमत ये बॉदर ही नहीं करती कि आपका ब्रेन ट्रेन हो रहा है, आपके इंटेलिजेंट लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, और आपका जो बच्चा जो एक्सीलेंट होता है पढ़ाई में वो पाकिस्तान रहना ही नहीं चाहता। जो बड़े बड़े स्कूल के बच्चे पाकिस्तान रहना चाहते ही नहीं है। कभी किसी गवर्नमेंट ने यह सोचा ही नहीं है कि जी हम इन नौजवानों को, इसको हम किसी तरीके से रोक सके और पाकिस्तान इसका फायदा उठा सके। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिफॉर्म्स किसी हुकूमत ने, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो PMLN की हो, PTI ने बहुत से वादे किए, बेइंतहा वादे किए कि हम रिफॉर्म्स करेंगे। तकरीबन आधा टेन्योर हो चुका है और कोई रिफॉर्म नहीं किया। इनका दावा है कि ये काम कर रहे हैं, लेकिन आधा ढाई साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। लिहाजा ये धरना जो जाहिर मुझे लगता है कि कोई कामयाब होने वाला नहीं है, उससे कोई शफीक साहब आने वाला जो धरना है उस पर तो बात करेंगे, थोड़ी सी माजी की भी बात कर लें। हम सिर्फ हाल की बात करते हैं और मुस्तकबिल की बात करते हैं, माजी हम भूल जाते हैं। आज माजी को कुछ जरा याद करते हैं। शफीक साहब, इमरान खान साहब हैंडसम हो, ईमानदार हो, अच्छे हो, बुरे हो, इससे आम आदमी को कोई मसरोकार नहीं है। आम आदमी चाहता है कि चीनी सस्ती हो, आटा सस्ता हो, रोटी उनको 2 वक्त की मिले, तालीम अच्छी मिले, एजुकेशन मिले। जब से आप सीनियर हैं, आपने काफ़ी अरसा गुजारा है, फील्ड में आप रहे हैं,
मैं तो जो पढ़ लिख के ये समझा हूँ वो ये समझा हूँ कि दिन गुजरते ही पाकिस्तान में आम आदमी की जिंदगी के लिए मुश्किलात नजर आ रही है। 1970s में शायद पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी बड़ी अच्छी थी, 2020 में बेहतर होने के बजाय अबतर है। तो फिर फायदा क्या हुआ? इन पॉलिटिकल एलिट्स का क्या फायदा है? चाहे ईमानदार हो, चाहे डिक्टेटर हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, फिर आम आदमी को कैसे फायदा हुआ है? मसला किधर हुआ है? आप देखें मुल्क आगे जाते हैं, जापान के ऊपर जो है वो एटॉमिक अटैक हुए हैं, जापान वहां से उठा, आज बड़ी मईशत है। पाकिस्तान को ऐसे क्या हुआ कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को लीड कर रहा था और आज एक दूसरे से जो है हम लोन मांग रहे हैं, और जिंदगी की सूरत हाल ये है कि अगर यही सूरत हाल रही तो लोग भूख से मर जाएंगे। दैट इज ट्रू। देखें, ये जो सिचुएशन है, मिसाल के तौर पे मैं लेट 60 और 70 की पैदावार हूँ, ठीक है। मैंने होश संभाला 80s में, ठीक है। मतलब मैं स्कूल में था तो 80s में था, और उसके बाद मैंने इस मुआशरे में देखा है, अच्छाई देखी ही नहीं है। यानी मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला, जब हम छोटे थे, मैं क्लास 6 में, 7 में, 8 में था, लाहौर में पढ़ता था, कजाफी स्टेडियम जाता था, कई दफा डंडी मारते दोस्तों के साथ, इतनी परेशानी माँ बाप को नहीं होती थी। आज बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में भी है, रात को लेट जाता है या लेट आता है तो परेशानी होती है बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अच्छा, इसके अलावा हर चीज में हमने देखा है। करप्शन एक जमाने में बिल्कुल नहीं थी। मेरे वालिद साहब खुद गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, सीनियर अफसर रहे हैं। मैंने अपने जवानी में करप्शन का नाम बहुत कम सुना। ये जो करप्शन का जो मामला शुरू हुआ, ये जो सियासी जमातें आई, ज़ियाउल हक के एंड का दौर और ज़ियाउल हक के उसके बाद, ये करप्शन की बिस्मिल्लाह वहीं से शुरू हुई और ये ना रुकने वाला सिलसिला है। इस जब करप्शन का हम सुनते थे शुरू में, कॉलेज के दौर में या यूनिवर्सिटी के दौर में, तो हजारों की करप्शन सुनते थे, फिर लाखों में हुई, फिर करोड़ों में, अब तो अरबों की करप्शन है, अरबों की। और हमारा कोई ऐसा निजाम कानून का नहीं है कि हम उनको पकड़ के उनसे पैसे निकलवा सके। यानी आप देखें, जुडिशियल सिस्टम, जो जुडिशियल रिफॉर्म बिल्कुल लाजमी है, जो बनना हर हाल में होना चाहिए। किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, बल्कि मौजूदा जो निजाम है उसमें जो क्रिमिनल है, जिसको ये एक्यूज करते हैं कि जी ये जुडिशरी का बेबी है, और भाई वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल को आपने बेबी बनाया हुआ है। आप देखें, सबका नैरेटिव है कि जी फलाना भी चोर है, फलाना भी चोर है, फलाना भी चोर है। अब आप इस चोर स्टैब्लिश करेंगे कोर्ट में, ठीक है। अगर आप कोर्ट में स्टैब्लिश नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम ये इतना अच्छा नहीं है कि हम इन चोरों से निकलवा सकें। चोरी की, हाँ सबने की है। आप देखें, हम इस्लामाबाद में रहते हैं, आप लोगों के घर देखते हैं, एक सरकारी मुलाजिम होगा 19वें और 20वें ग्रेड का, और वो अरबपति होगा, वो डेफिनेटली उससे पैसे बनाए हैं ना। उसने कोई हलाल के पैसों से थोड़ी ये बंगले बनाए हुए हैं, हराम। अच्छा, मैं उसे कैसे एस्टेब्लिश करूंगा? क्योंकि हमारा कानून इतना कमजोर है, वो सिस्टम इतना कमजोर है। आप जजों से पूछ ले, वो कहते हैं हाँ जी कमजोर है। आप वकील से पूछ ले, वो कहते हैं कमजोर है। शफीक साहब, बड़ी अहम बात की है, जरा इस पॉइंट को उठाते हैं। मेरे ख्याल से इस पे नजरसानी की शदीद जरूरत है कि नेब सिर्फ पकड़ती है तो सियासतदान को पकड़ती है। हम देखते हैं कि 17, 16, बल्कि मैं तो कहता हूँ इससे कम दर्जे के जो ऑफिसरान हैं वो आते हैं, उनकी तनख्वाह 20,000, 30,000, 40,000, 70,000 है। 10 साल गुजरने के बाद उनके बंगले आ जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं। तो इनके ऊपर कब हाथ डलेगा? ये असल में मसला है। मसला सियासतदान नहीं है, मसला ये है क्योंकि ये सिस्टम तो जाहिर सी बात है ब्यूरोक्रेसी चलाती है, मिनिस्टर तो सिर्फ उसको ऊपर से देख रहा होता है। तो क्या जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है वो भी तो कोई इतना मुअस्सिर नहीं है कि पाकिस्तान के हालात जो है बदल सके? देखें, जो लीगल सिस्टम है, मुझे 2 केसेस मैंने खुद फेस किए हैं कोर्ट के अंदर। आप यकीन जाने कि मैं तो तंग आ गया कि यार ये क्या करते हैं। मतलब जितना झूठ बोला जाता है जुडिशियल निजाम में, इतना किसी में झूठ नहीं बोला जाता। आप देखें, मैं जब नया पेशावर से आया, I-8 में घर देख रहा था। आप यकीन करें, मुझे 6 घर दिखाए, 6 के 6 CDA के क्लर्कों के घर थे। क्लर्कों के, अफसरों की बात नहीं कर रहा हूं। अब मुझे बताए क्लर्क की तनख्वाह कितनी है? 50,000। वो 4-5 करोड़ का घर कैसे ले सकता है? हर एक ने करप्शन की है। तो मैं पॉलिटिशियन नहीं, हमारा निजाम में करप्शन को सपोर्ट किया जाता है। शरीफ आदमी का इस मुल्क का बुरा हाल है, वो तकलीफ में है, और वो तकलीफ में मुब्तला इसलिए कि वो शरीफ आदमी है।
वो झूठ नहीं बोलता, वो ईमानदारी से काम करता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी में हो, चाहे वो जर्नलिज्म में हो, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो। शरीफ आदमी का बुरा हाल है वो बंदा कि जो झूठ से पैसे कमा सकता हो, जो बदयानती, चोरी, फ्रॉड कर सकता हो, जिसको हमारा लीगल टर्म में कहते हैं जी वो एक्यूज है और वो हमारे जुडिशियल निजाम का बेबी है। और भाई वो सारे क्रिमिनल चोर, आप देखें अयान अली कैसे भागी है। अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ी गई, ये कौन एयरपोर्ट छोड़ने का सबको पता है। वो जो बेचारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसको कत्ल कर दिया गया और वो चली गई उससे। अच्छा सबको पता वो नहीं आएगा। अच्छा आप देखें हुसैन हक्कानी था, वो जब कोर्ट में कह रहा था अदालत में कि जी मैं आऊंगा जब मुझे अदालत बुलाएगी, ठीक है, और सबको पता कि वो नहीं आएगा, अदालत ने छोड़ दिया, वो चला गया, उसके बाद आया नहीं। नवाज शरीफ साहब का भी यही मसला था, सबने कहा था कि वो जी जाएगा तो वापस नहीं आएगा, ठीक है। ये सब झूठ बोलते हैं, अदालतों के अंदर झूठ बोलते हैं, अदालतें एक्सेप्ट भी करती हैं और निजाम चल रहा है। निजाम चल रहा तो ये लिहाजा एक चंद लोगों के लिए निजाम बना हुआ है जिसमें वो पैसे बनाते हैं। एक आम शरीफ आदमी का ये मुल्क अब नहीं रहने को रहा, अब इसमें रहना मुश्किल होगा शरीफ आदमी का। वो बेचारा इतनी तकलीफ में मुब्तला है कि उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या पूरे करे। यानी एक जमाने में आप फरीद काकड़ साहब, मैं एफसी कॉलेज से पढ़ा हूँ, जेल में रखे हैं, मैं अंग्रेजी स्कूल से और मैं पेशावर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। मेरा खुदा गवाह है कि मैंने पूरी क्लास 1 से लेकर मास्टर्स तक मेरे कोई 7,000 रुपए नहीं लगा, 7,000, ठीक है। आज एक एक बच्चे की फीस आप देखें, एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क किया हुआ है, इनको पूछने वाला नहीं है। आपने तमाम वालिदैन को इतनी तकलीफ में रखा हुआ है, वो बच्चों की फीसें दें, घर के किराए दें, बिजली का बिल दें, बिजली का बिल बढ़ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। लिहाजा सारा निजाम जो है रिफॉर्म करना पड़ेगा। पीटीआई गवर्नमेंट में आई इसीलिए कि उसने वादा किया था कि वो रिफॉर्म लेके आएगी। अनफॉर्चुनेटली शफीक साहब नहीं ला सकती। जी, कत्ता कलामी के लिए माजूद है, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आएंगे तो प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस नाज़रीन। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना, कर्ज, फर्ज और मर्ज। पाकिस्तान में हुकूमती कोशिशें अपनी जगह, इसके बावजूद मईशत का बुरा हाल, मगर लेकर गाड़ी तक पर टैक्स, हुकूमत गरीब, खजाना खाली, मगर किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है। घर से निकले, रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट ली, मगर वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं धरना, जलसा और एहतजाज की सियासत पर और हुकूमती इक़दामात का और हुकूमती वादों का और
आम आदमी ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शफीक अहमद खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। शफीक साहब, ज़रा मौजूदा सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें, जब से 2018 के इलेक्शन हुए हैं, अपोजिशन समझती है कि ये इलेक्शन जो है धांधली ज़दा है, लेकिन धांधली ज़दा असम्बलीज़ में उन्होंने हल्फ भी लिया। धांधली ज़दा असम्बलीज़ में मौलाना फजल नमाज साहब ने सदारत के लिए इलेक्शन भी लड़ा। धांधली ज़दा इंतखाबात के सबब बनने वाली असम्बली से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया और तमाम बिल्स में की हिमायत की। धांधली ज़दा असम्बली में बैठ के आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के ऊपर इन्होंने वोट दिया। धांधली ज़दा मामला असम्बली में बैठ के इन्होंने हर उस बिल को सपोर्ट किया जो ये दिल से नहीं चाहते थे, लेकिन इनको करना पड़ गया। तो फिर आज कौन सी कोई सूरत हाल आ गई है कि आज जो है वो बहुत ही ज्यादा धांधली हो गई है और हुकूमत जो है इनके लिए काबिल कबूल नहीं है, असेंबली काबिल कबूल नहीं है? ये सारा जो है ना, ये सारे ड्रामेबाजियां हैं। आप उसको पॉलिटिकल ड्रामाबाजी कह सकते हैं। देखिए फरीद साहब, हम जहां बात करते हैं रिफॉर्म्स की या सिस्टम को चेंज करने की, ठीक है, मैं इसको रिपीट करता हूं। देखिए, बायोमेट्रिक सिस्टम इस मुल्क के लिए अब बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखें, आपका बैंकिंग सिस्टम, आपका कहीं पे मोबाइल जाते हैं, खरीदते हैं, तो वहां पे थंब इम्प्रेशन, सिम लेते हैं, वहां थंब इम्प्रेशन, सारी डिटेल फैमिली आ जाती है। आप ये जो वोटिंग का सिस्टम है, वोट कास्ट करने का, इसको बायोमेट्रिक क्यों नहीं करते? ये कोई चाहता ही नहीं कि इसको किया जाए। धांधली, देखिए हमारे यहाँ फेयर इलेक्शन जो है वो बहुत रेयर हुए हैं। इल्जामात शुरू से लगते रहे हैं, शुरू से ही, ठीक है, और इसी सिस्टम के साथ हम चल रहे हैं। इशू ये है कि आप जब देखिए एक सिस्टम है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसमें इल्जामात की प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या करें, आप उस सिस्टम को चेंज करें। इंडिया में यही प्रॉब्लम थी, 20 साल 22 साल हो गए, उन्होंने चेंज किया। इंडिया में कभी आपने सुना कि धांधली की इल्जाम लगाओ, कुछ शिकायत हुई हो? नेवर। देखिए आपने सिस्टम में चेंजेस लानी है ना। जब ये सिस्टम के जो है प्रोसीजर है। अच्छा, शफीक साहब, चेंज में और आप तो नहीं लेकर आएंगे ना, चेंज तो इन्होंने लेकर आना है। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से मैंने पूछा, मैंने कहा आपको अगर इलेक्शन सिस्टम पे एतराज है तो आप बजाय धरना करने के, जलसा करने के, आप असेंबली के फ्लोर पे बैठे और कर दें जो आपको रिफॉर्म्स करने हैं। अगर आप रिफॉर्म्स गुजरावाला में जलसा करने से तो नहीं होंगे। ये बिल्कुल ही ऐसा ही है। ये असल में मेरा जाती जो ख्याल है, देखें अपोजिशन इस पे पॉलिटिक्स खेल रही है, और मेरा जाती फरीद अहमद खान साहब, मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर ये 16 का जलसा इनका अच्छा नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट और मजबूत हो जाएगी और अपोजिशन का जो बिल्कुल अपोजिशन का हाल खराब हो जाएगा। फिर आप क्रैक्स देखिएगा कि अपोजिशन में क्रैक्स की दरारें कितनी पड़ती हैं। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है अपोजिशन के लिए, ये डू एंड डाई का मसला है। लेकिन अपोजिशन सिंसियर बिल्कुल भी नहीं है। अपोजिशन सिंसियर होती तो असेंबली ऑफ फ्लोर की पे जाके, जिस तरह आपने बात की है, आप रिफॉर्म लेके आए। आप एक चीज को बुरा करें, सिस्टम को बुरा करें। आप कहते कि ये 18 का इलेक्शन धांधली ज्यादा था, तो 2013 का इलेक्शन क्या सही था जिसमें नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने? वो कौन सा सही इलेक्शन था? हमारे यहाँ हमेशा इलेक्शन पे इल्जामात लगाए जाते रहे हैं, लगते रहे हैं। कुछ में सदाकत भी होगी, कुछ में गलू होगा, झूठ होगा, ठीक है, लेकिन इसको खत्म करने के लिए बेहतर ये कि आप रिफॉर्म लेके आए, और रिफॉर्म का तरीका ये कि आप बायोमेट्रिक लेके आए, या इसके अलावा कोई और सोल्यूशन है तो आप उस पर जाएं। लेकिन रिफॉर्म बहुत लाजमी है। आप छोटे लेवल से रिफॉर्म शुरू करें, लेकिन ये तो जा रहे हैं पॉलिटिक्स करने, क्योंकि प्रेशर बिल्डअप है नवाज शरीफ साहब के ऊपर, क्योंकि इनकी जो स्टेटमेंट थी बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी, और नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम बहुत जेन्युइन और सीरियस है करप्शन का। ये जो मर्जी कहे कि जी अकामा में पकड़ा है, ये सब झूठ बोलते हैं, जेन्युइन केसेस हैं। लेकिन अगर हमारे नैब के प्रोसिक्यूटर वो इतने अच्छे नहीं है कि प्रॉपर किसी को पकड़ सकें। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब कंटेनर पे बैठ के एक लंबी लिस्ट बताते थे इनकी चोरियों की, फ्रॉड की, ठीक है। अगर प्रोसिक्यूटर वो इसको प्रूफ नहीं कर रहा तो दो चीजें हैं, या प्राइम मिनिस्टर साहब ने गलत बयानी से काम लिया, या आपका प्रोसिक्यूटर काबिल नहीं है कि वो प्रॉपरली नवाज शरीफ साहब को इंडाइट कर सके और उससे पैसे निकलवा सके। हमारा ये जो निजाम जो बना हुआ है, इसमें हम करप्शन के पैसे वापस नहीं ले सकते।
हालांकि फरीद अहमद खान साहब, ये पैसे मेरे और आपके हैं, हम टैक्स देते हैं ना, हमारे तो एट सोर्स तनख्वाह है, एट सोर्स टैक्स करता है, ठीक है। हमारे ही पैसों को लेके वो आगे इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, उनसे हिसाब लेना तो हमारा भी फर्ज बनता है। तो ये आपस में सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, स्पेशली पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, ये एक दूसरे के साथ मिली हुई थी, दे वर सपोर्टिंग ईच अदर। इस तरह मैं एक मैं बात करना चाहूंगा, वो असेंबली में तकरीर सबने सुनी होगी चौधरी निसार अहमद खान साहब की, जब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, कि जी मेरा मुंह न खुलवाए, मेरे पास ये सबूत भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अच्छा, आप इल्जाम क्यों लगा रहे हो? आप तो इंटीरियर मिनिस्टर हो, जस्ट उनको पकड़ के कटहरे में लेके आए, जेल में बंद करें। आप उसको ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को? लिहाजा जो ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स बेसिकली वो क्या थी, उसे कहते हैं गिद्दड़ भपकिया। आप सिर्फ डरा रहे, आप पर है कुछ नहीं। अगर है तो आप कोर्ट में लाके उसको एग्जीक्यूट करें प्रॉपर तरीके से, लेकिन आपकी एग्जीक्यूशन चूंकि कोर्ट में, अदालतों का निजाम में इतनी कमजोर है, करप्ट हमारे सारे छूट गए। अब आप देखें, जरदारी साहब पे करप्शन का इल्जाम था एसएसजी कोटकना का, स्विस बैंक का था। वो स्विस बैंक की जो फाइलें पाकिस्तान आई, पाकिस्तान से चोरी हो गई और लिहाजा जरदारी साहब एक्सोनरेट हो गए। अब देखिए ये कोई निजाम है? सरे महल किसे भूलता है, बीएमडब्ल्यू जरदारी साहब की गाड़ी किसे भूलती है। और फिर यही जो इल्जामात पीएमएलएन पे लगे हैं, चाहे वो साफ पानी का स्कीम हो, चाहे वो क्या कहते हैं, इनका जो इनकी जो मिले लगाने का सिलसिला है, जिस तरह इन्होंने डुबोया है पीआईए को, वो इल्जामात है। करप्शन बहुत सीरियस जेन्युइन इशू। मतलब ये है कि इस मुल्क ने तो इन पॉलिटिशियंस ने बेड़ा गर्क कर दिया, और ये सारा का सारा है ने किया, जिनको अल्लाह ने दिया है उन्होंने बेड़ा गर्क किया। जो गरीब आदमी है, जिनके पास कुछ नहीं है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया बेचारे, वो अभी भी मजदूरी कर रहे हैं और वो रोटी के चक्कर में फिर रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। शफीक साहब, ये इन दो पार्टियों की तो बात ही नहीं करते, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, मेरे और आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा काबिल, सबके लिए काबिल एहतराम है, हमारे दोस्त हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। उनको कोई खास मसला है, मतलब उनका कभी मसला नहीं रहा है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में करप्शन भी होती रही है, नवाज शरीफ साहब की भी वही लोग जो है वो लेकर आए जो नवाज शरीफ इमरान खान साहब को लेकर आए। मेरे मुराद अवाम से मौलाना साहब को क्या मसला है? क्या कोई जाती मसला है या नजरियाती मसला है? क्योंकि मुझे कोई नजरियाती क्लेश तो नजर नहीं आ रहा, तो वो मुझे कोई जाती मसला ही नजर आ रहा है, और ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकते, और आप अवाम को भी अच्छी तरह समझा सकते हैं कि मौलाना साहब का मसला क्या है। देखिए, मौलाना साहब फर्स्ट ऑफ ऑल खुद असेंबली में नहीं है, सबसे बड़ा मसला तो ये है। ये कोई 10 साल 9 साल इन्होंने जो मिनिस्टर्स इनक्लेव है उसमें घर लेके रखा। वो एंजॉयमेंट अब किधर है? आपकी प्राइम लोकेशन में घर हो आपका, ठीक है, जहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्योरिटी, और आप 2-2 3-3 4-4 गाड़ियों के मजे लें, तो मजे सब कथा कलामी के लिए माजरत, घर तो उन्होंने अभी भी बड़ा अच्छा ले लिया है। वो ले सकते हैं भाई, वो ले सकते हैं। मैं चूंकि वो एलिगेशन इन पे भी है, मैं बहुत तफसील में नहीं जाता, इसलिए कि फिर बुरी बात है वो साबित करना। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, डेफिनेटली दूध के धुले कोई भी नहीं है। मजहब को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी स्कोर सेटल करने के लिए। फिर फजलुर रहमान साहब का एक जो मसला है बड़ा सीरियस, वो ये है कि जो 2 इलेक्शन हुए हैं उसमें पीपल्स पीटीआई ने बहुत बुरी तरीके से शिकस्त दी है JUIF को, खैबर पख्तूनख्वा। उनकी वो पोजीशन बहुत वीक हुई है वहां पर, तो वो मसला बड़ा सीरियस है उनको, और उनकी पोजीशन अभी भी उस तरह की मुस्तहकम नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में निस्बतन मुझे बेहतर लगती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उनकी पोजीशन उसी तरह कमजोर है जिस तरह ये इलेक्शन जीते हैं। जेन्युइन पोजीशन इन। जी फरीद साहब। जी अच्छा शफीक साहब, ये बताइए कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो तो उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ा। आज उनका बयान आया है कि हम लोहे के चने हैं और हमें चबाना बड़ा मुश्किल है। ये साद रफीक साहब ने भी कहा था, आपको याद होगा, फिर जब जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा था कि वो लोहे के चने वाले मिनिस्टर साहब। तो ये लोहे के चने अब मौलाना साहब के साथ कहीं खुदा न खासा ऐसा ना हो जो साद रफीक साहब के साथ हुआ है।
पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। देखें, मौलाना साहब को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो एडवांटेज उनके मदारिस का है। ठीक है, जिस तरह इस्लामाबाद में उन्होंने पिछले साल लोगों को इकट्ठे किया, वो यकीनन बहुत बड़ी तादाद थी। मैंने तो बहुत से रैलियां खुद भी कवर की हैं। मेरे ख्याल में अभी तक सबसे बड़ी रैली मौलाना फजल रहमान साहब की थी। उस पर मेजोरिटी जो लोग थे वो KPK से आए हुए थे। ठीक है, उनको वो जो एडवांटेज है वो मदारिस के तलबा का, उसका वो एडवांटेज लेते हैं। नहीं तो मुझे बताएं, उनका एक भाई कमिश्नर कराची है, और भाई वो DMG, वो CSS किया उसने, वो DMG ग्रुप से है। वो तो PTCL में आम मुलाजिम था, और एक भाई उसका था उसमें अफगान कमिश्नरेट में, सारे सिफारिश से भर्ती हुए, कोई कमिश्नर बना, कोई क्या बना। अब देखो ये मुल्क का निजाम हो गया है कि एक, और DMG वाले ग्रुप भी इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्होंने अतारा जो छोटे भाई को मौलाना फजल रहमान के एक्सेप्ट कर लिया कि जी वो कमिश्नर कराची है। देखिए, ये इस तरह की छोटी छोटी ख्वाहिशात है उनकी, और ये महदूद है फैमिलीज तक। यानी उनका जो जोर है और आप नहीं है ना, वो मदारस के तलबा के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। वो जो काम करना चाहते हैं वो सिर्फ अपनी सेलेक्टेड फैमिली मेंबर्स, जो रिश्तेदार होंगे और करीब अकरबा हो, उनका वो फायदा पहुंचाते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो सियासत कर रहे हैं। अवाम का उनकी सियासत से क्या लेना देना? अवाम की भलाई क्या काम किया है? और दूसरा, फरीद साहब जेब में रखे, इन्होंने दीन की क्या खिदमत की है? असेंबली में बैठ के, मतलब मौलाना साहब तो रहे ना 10 साल असेंबली में, जी। क्या इन्होंने पाकिस्तान में शराब पे पाबंदी का बिल कोई पास किया? शराब मिलती है पाकिस्तान में कि नहीं? क्या सूद के मुतालिक कोई बिल पास किया उन्होंने? ये सूद की हुर्मत है और कुरान में जिक्र है कि अल्लाह से जंग करना है। मौलाना साहब ने कभी इस तरह का बिल पास किया? अच्छा, और शफीक साहब, कता कलामी के लिए माजरत, एक और भी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो अपोजिशन का भी एजेंडा है, उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई मजहब को खतरा है, कोई इसराइल को एक्सेप्ट किया जा रहा है। जो उनका इल्जाम इमरान खान साहब पे प्योर पॉलिटिकल है। तो मौलाना साहब जब चाहते हैं अपने आप को मजहबी रहनुमा पेश करते हैं, जब चाहते हैं पॉलिटिकल पेश करते हैं। तो ये बड़ा एक तजाद है। क्या कहेंगे शफीक साहब इस पे? ये तजाद नहीं है, ये अपॉर्चुनिज्म है, अपॉर्चुनिस्ट। हमारे यहाँ सियासत होती ही अपॉर्चुनिस्टों की है। आप देखें, ये लोग लोटा नहीं होते, टर्न कोट हो जाते हैं एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में। वो कोई उनकी असूली सियासत नहीं होती, वो उनकी मुफाद की सियासत होती। जहां पे उनको फायदा लगता है उसी तरह चले जाते हैं। मौलाना साहब को जब उनको जरूरत होती है कि यहाँ पे उसने मजहबी रहनुमा बनना है, वहां मजहबी रहनुमा बनते हैं, और जहां जरूरत हो सियासत करने की तो वो सियासतदान बन जाते हैं। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखे फरीद साहब, इन्होंने ना दीन की खिदमत की, ना अवाम की खिदमत की, ना दीन की खिदमत की, ना अवाम की खिदमत की। वही सूदी निजाम पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो मुस्लिम फैमिली लॉ जो कि प्रिवेलेंट है कानून के अंदर, वो सब के सब एंटी इस्लामिक है। कोई रिफॉर्म्स की बात फजल रहमान साहब ने नहीं की। ठीक है, या तो दीन की खिदमत करे ना, तो दीन की खिदमत भी नहीं है, ना अवाम की खिदमत है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, अपना पेट भरने के लिए अपोजिशन कर रही है। आप देखें, अगर मरियम नवाज शरीफ साहब का 16 का जलसा है, तो वो इसलिए जलसा नहीं है कि वो इमरान खान साहब बुरे हैं, ये है, वो है। वो सिर्फ इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर वो ना रहे, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, पर यही ख्वाहिश होती है, और क्या है। लिहाजा इनकी बिल्कुल ऐसा ही है। 1.5-2-3 लाख रुपए के जूते पहन के, लाखों की घड़ियां, जेवरात, कपड़े पहन के गरीब आवाम का जो है वो मुकदमा लड़ा जाता है। मुझे तो अफसोस है आवाम पे। अल्लाह करे उनको समझ आ जाए कि ये लोग वो नहीं है जो ये लोग प्रिटेंड करते हैं, या जो ये लोग शो करते हैं अपने आप को। आवाम का दुकड़ा जो है वो पेश करते हैं कि हम कोई पता नहीं कितनी गमख्वार हैं आवाम के। शफीक साहब, जरा धरने की बात या जलसे की बात कर लेते हैं। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जलसा है, कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड से अब वो GT रोड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और वो खुद अपने आप को किसका रहे हैं कि किसी तरीके से हम उस ग्राउंड से बच जाएं। तो क्या कोई इनको प्रेशर है कि वो क्राउड को जो है वो मोबिलाइज नहीं कर सकेंगे? देखें, गुजरांवाला इनके लिए अच्छा शहर है PMLN के पर्सपेक्टिव से। ये 11 जमाती अलायंस है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ PMLN का जाती जलसा होगा। और जो लोग हैं, मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ANP,
या JUIF, उनके बहुत से थोड़े लोग होंगे। पीपल्स पार्टी कंफ्यूज है, उनके लोग भी थोड़े होंगे। ये PMLN के होंगे। अच्छा, जो गुजरावाला का इंतखाब हुआ है, तो मुझे जो टेंडेंसी लगती है, लिहाजा क्योंकि मैं तो हर जगह पे घूमा हुआ हूँ, जी जी। तो उनमें वायलेंस का ट्रेंड है, वायलेंस का गुजरावाला में। लाहौर में नहीं है, लाहौर में नहीं है। तो मुझे खदशा है कि कहीं ये नाकामी के बजाय ये वायलेंस की तरफ ना जाए। अगर 16 का जलसा नाकाम होता है तो PMLN इज अ गॉन केस, इज अ गॉन केस। इन्होंने पहले भी जो रैली करने की कोशिश की, बल्कि ये जो मौजूदा जो रैली थी, दे वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेटा। अच्छा, क्वेटा क्या वजह थी कि वहां पर JUIF का जोर पश्तूनख्वा में और पार्टी का अब्दुल जोर मालिक है, साहब, मेंगल साहब, मैंगल साहब है, अख्तर मैंगल साहब है, नेशनल पार्टी है बजंजो साहब की, ठीक है। लिहाजा उनकी बेस पे वो सियासत करना चाह रहे थे, और जो वो नहीं हुई। क्योंकि देखिए, सबको पता है कि बलूचिस्तान की जो पार्टियां हैं, मोस्टली वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। मसला तो पंजाब का है, मसला तो पंजाब का है, जो हमेशा प्रो एस्टेब्लिशमेंट रही है। तो पहली दफा वो जरा एंटी एस्टेब्लिशमेंट जा रही है। लिहाजा अब सारा जो ओनस है वो जोर है PMLN पे और पंजाब पे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये 16 को जलसा इतना अच्छा नहीं हुआ जो एक्सपेक्टेड, जो वो क्लेम कर रहे हैं, अगर 10, 12, 15 हजार लोग आए, इट विल बी नथिंग, इट विल बी कॉल्ड अ फेल्ड रैली। और उससे क्या होगा, उससे उसको PMLN को नुकसान जो होगा वो ये होगा कि गवर्नमेंट तगड़ी हो जाएगी और नैब भी तगड़ा हो जाएगा। इनके खिलाफ फर्दर केसेस भी बनेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सियासी नहीं है, लेकिन मेरा हंच है कि केसेस बनना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा इनके जो गुब्बारे से हवा है निकल जाएगी। जो बात की रैलियां होनी है उस पर भी जोर नहीं बनेगा। ठीक है, सारा जो आई लुकिंग टुवर्ड 16th जो रैली है गुजरावाला में, ठीक है। उसकी अच्छा शफीक साहब, बिल्कुल मेरा आपसे आखिरी सवाल है, वो ये कि हमारे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर, ईमानदार प्राइम मिनिस्टर, हमें आपकी ईमानदारी जो है वो अजीज है प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन खुदा का वास्ता है कोई आपको भी आवाम के ऊपर जो है वो रहम आ जाना चाहिए। महंगाई है, मुसलसल है, जब से इमरान खान साहब आए हैं हम तो सिर्फ उनकी खूबसूरती और वो जो इनकी ईमानदारी है वही देख रहे हैं। आवाम की जिंदगी में तो मसले ही मसले हैं। तो फिर जरा उनसे भी कोई गुजारिश कीजिए आप, जरा अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में, कि खान साहब को शायद कोई समझ आ जाए हमारी बात। देखिए फरीद साहब, जब बहुत से पॉलिटिशियन आते थे PTI के, तो वो हमेशा रोना रोते थे PMLN का। और उन सबको मैं कहता था कि भाई, 1 साल तक अवाम आपकी बात सुनेगी, PMLN का रोना सुनेगी, फिर वो आपसे नहीं सुनेगी, फिर कहेगी आप डिलीवर करो। लेकिन डिलीवरेंस इनकी पुअर है, अनफॉर्चुनेटली। ये फरीदुल्लाह साहब, मुख्तसर मैं बताऊं, ये इमरान खान ने, इसमें कोई शक नहीं है, अवाम को एजुकेट किया, उनको बताया कि ठीक क्या और गलत क्या है। लेकिन मेरा फियर ये है कि जब इम्तिहान इन पे आ गया तो ये खुद इम्तिहान बड़ी मुश्किल से पास कर रहे हैं, और मतलब ये उस इम्तिहान में फेल होते नजर आ रहे हैं। लिहाजा रिफॉर्म्स रिक्वेस्टेड टू ऑल द पॉलिटिशियन, टू द रूलिंग क्लास, कि खुदा के लिए आप जुडिशियल रिफॉर्म करें, आप लैंड रिफॉर्म करें, आप एजुकेशन रिफॉर्म्स करें, आपको हर चीज में रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप पनिशमेंट को सख्त करें, जो क्राइम जो बढ़ रहा है उसके खिलाफ यही है कि आप पनिशमेंट को सख्त करें और उसको इन्फोर्स करें। ये जो वाकया हुआ है, जो आबिद मली को पकड़ा है, जी जी, वो पहले भी इन्वॉल्व था। जब पहले इन्वॉल्व था तो पहले आप सोए हुए थे, पहले प्रोसिक्यूट क्यों नहीं आपने किया? नहीं पकड़ा? बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप प्रोसिक्यूशन आपका कमजोर है, अदालतें कमजोर है, इस तरह के वाकयात हो रहे। लिहाजा खुदा के लिए आप जुडिशियल रिफॉर्म करें, एजुकेशन रिफॉर्म करें, आप सब रिफॉर्म्स लेके आए। अदरवाइज इस मुल्क का अल्लाह ताला हामी और नासर हो, ये हमारा मुल्क है। और एक अल्लाह ताला हम शफीक सब साहब, आप असल बात तो भूल गए हैं, और वो खुदा के लिए अवाम की हालत पे रहम करें, ये बात आप जरूर करें। ये तो भाई हम हाथ जोड़ के भी कहते कि भाई अवाम की हालत पे रहम करें। आपने महंगाई बाकी बहुत बढ़ा दी है, बिल्कुल ऐसा ही एंड है। आप प्रॉब्लम ये है कि जो करना चाहिए था मिनिस्टर्स को, जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था, वो नहीं कर पा रहे। और दिस इज अनफॉर्चुनेट, अवाम का बहुत बुरा हाल है।
ठीक है शफीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हम आपकी इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। नाज़रीन, आखिरी पैगाम वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नाम है, हमें नहीं सरोकार, आवाम को नहीं सरोकार के अपोजिशन कहाँ जलसा करती है, क्यों करती है, उनका नैरेटिव क्या है, उनको मसला किससे है और क्यों है। हमें ये भी नहीं और आवाम को ये भी नहीं सरोकार कि आप ईमानदार हैं, हैंडसम हैं, अच्छे हैं, माफिया से जो है आपको आपका सामना है। हम एक ही बात करेंगे कि आवाम की हालत पे रहम करें। ये सबसे बड़ा सवाल है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने मैं रखना चाहूँगा। आवाम के नुमाइंदा होने के तौर पे एक टेबल पे बैठे हुए और आवाम का मुकदमा लड़ते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कहूँगा कि गुजारिश करूँगा कि वो महंगाई के ऊपर काबू पाएँ, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि यहाँ लोग भूख से मरना शुरू हो जाए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।